नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। 1 लाख तो झांकी है, 1.25 लाख अभी बाकी है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ चांदी की, और मैं हूँ सिल्वर शो में। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में सिल्वर शो हो रहा है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिल्वर का शो है। लेकिन यहाँ पर मैं जानने की कोशिश ये करूँगा कि चांदी की चाल आगे कैसी रह सकती है। जिस तरह की चमकीली चांदी हो गई है, क्या ये चमक आगे भी बरकरार रहेगी, और बरकरार रहेगी तो चांदी लंबी अवधि में किस तरफ जा सकती है, और क्या क्या लेवल आने वाले समय में दिखेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ राहुल मेहता हैं, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के, सिल्वर के बड़े कारोबारी है। इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हैं, और साथ ही हमारे साथ विजय अग्रवाल है, आरवी अग्रवाल इंपेक्स के। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत भाव से करेंगे मेहता जी, और भाव के बारे में सबसे पहले आपसे ही बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल चांदी आगे दिखा सकती है, मीडियम से लॉन्ग टर्म का के हिसाब से अगर देखें, पूरे इस साल के लिए किस तरह की चाल दिख रही है, और नेक्स्ट ईयर किस तरफ चांदी जा सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि चांदी सेटल होने की कोशिश कर रही है 30 या 31 डॉलर के आसपास। हमने काफ़ी मूवमेंट देखा है। 88,000 से 97,000 के बीच में चांदी लगातार पिछले 2-3 हफ्तों से मूव हो रही है। आज हमने एक बहुत बड़ा प्राइस करेक्शन चांदी के अंदर देखा है। तो मैं मानता हूं कि ये 30 डॉलर के आसपास सेटल होने की कोशिश कर रही है। इसकी अगली चाल 33 डॉलर की होगी, जो यहाँ से करीबन 15 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर ये आ सकता है, यदि मार्केट में इसी प्रकार के जियोपॉलिटिकल टेंशन बने रहे। और तो गोल्ड सिल्वर रेशियो भी मेंटेन होगा और चांदी की चाल चलेगी। जहाँ तक 2024 की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 39 डॉलर जो है ये मेरा टारगेट है कि इस साल हमें 39 डॉलर चांदी जरूर दिखाई। अगर इंडिया के टॉप में, अगर घरेलू बाजार में अगर भाव की बात करें मेहता जी, तो क्या लग रहा है, कहाँ? मुझे लगता है कि 2024 में हम घरेलू बाजार में 1,15,000 तक का भाव चांदी का जरूर देखेंगे। सिर्फ इस साल में? इस साल। और अगले साल के लिए 2025 के लिए? उसमें करीबन हम 1.5 लाख से 1,70,000 तक प्राइस देख सकते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपको लग रहा है कि चांदी की चाल इस तरह की रहेगी? क्या जो चौथे साल लगातार डेफिसिट की स्थिति है, या रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल बाइंग है, इसके अलावा कुछ और? देखिए, रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल बाइंग है, ईवी व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है जिसके अंदर चांदी का इस्तेमाल होता है। जिस प्रकार से वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ रही है, तो सोलर पैनल की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। साथ ही साथ गोल्ड सिल्वर रेशियो मेंटेन होने वाला है। लगातार सिल्वर की शॉर्टेज है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2011 में जब सोना 1900 डॉलर हुआ था, तो चांदी 48-49 डॉलर हुई थी। तो यदि मैं आज ही बात करूं 2400 डॉलर, तो चांदी अभी तक तो ऑलरेडी कम से कम उससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, 52-53 डॉलर होनी चाहिए थी। मेरा मानना है कि कम से कम 58 डॉलर तक चांदी हमें 2025 तक में जरूर दिखाई देगी। और 58 डॉलर का मतलब है यहाँ से लगभग दुगना भाव, तो 1,70,000 के आसपास जो चांदी का प्राइस हो, यानी अगले 1 से 1.5 साल में ही, अगले 2 सालों के अगले 2 साल के अंदर में। राहुल जी, आप सहमत है सुरेंद्र मेहता जी से? आपको क्या लग रहा है, क्या इस तरह की चाल चांदी की रहेगी? चांदी की जो प्राइस है, गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस है, वो काफ़ी फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो गए, और बाकी काफ़ी एक्सटर्नल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं प्राइसेस कहाँ पे होएगी। चांदी की ओवरऑल स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नीचे लेवल्स पे अच्छी बाइंग आ रही है। मगर ये देखना जाए कि इन्वेस्टमेंट करना कि नहीं करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज इतनी वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर्स को हैंडल करना ईजी नहीं है। ट्रेडर तो ठीक है, स्टॉक लॉस बुक कर देगा, वापस री एंटर कर लेगा, कर लेगा, पर इन्वेस्टर के लिए लेके संभालना चांदी और इतनी वॉलेटिलिटी हैंडल करना एक थोड़ा दिक्कत वाली काम है। मगर ओवरऑल चांदी में प्राइसेस में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि 2011 में चांदी का हाई हुआ था 49.5 डॉलर, और उस वक्त सोना चल रहा था 1920-1930 डॉलर के। अगर आज की रेट में देखने जाए तो सोना करीब 20% बढ़ गया है, और चांदी ऊपरी स्तरों से जो 49-50 डॉलर्स थी, उससे करीब 40% नीचे है। तो दोनों के बीच में गैप देखें तो करीब 60% का गैप है। मैं नहीं मानता कि 60% गैप कवर होएगा, मगर अगर सोना ये प्राइसेस पे रहता है और स्टेडी ग्रोथ दिखाता है, तो चांदी में बहुत ज़्यादा तेज़ी रहेगी। सोनों के मुकाबले चांदी में हमेशा तेज़ी बहुत ज़्यादा रहने वाली है आने वाले दिनों में। यानी चांदी आउट परफॉर्म करेगी। आप बताइए विजय जी, आपका व्यू प्राइस के हिसाब से कैसा लग रहा है? बाद में हम डिमांड की बातचीत करेंगे। आपको क्या लग रहा है, आप कैसे सेंस कर रहे हैं इस मार्केट को, और कहाँ तक चांदी जा सकती है आगे 2024 में और अगले साल भी? चांदी के अंदर भाव में अच्छी खासी तेजी दिखी रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चांदी के अंदर इंडस्ट्रियल यूज भी काफी अच्छा हो रहा है, जो कि और चांदी की शॉर्टेज
बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड और सप्लाई का रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो वो भी जो है चांदी को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है भाव बढ़ने के लिए। और चांदी जहाँ तक आप देख रहे हैं कि चांदी का जो भाव है वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए, उनको अच्छे खासे रिटर्न भी मिले। लोगों ने 70,000 में इन्वेस्टमेंट किया, 75,000 में इन्वेस्टमेंट किया, आज 95,000 का भाव चल रहा है चांदी का। तो अगर जो भी आदमी सिल्वर के अंदर अगर खरीदता है और इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको बट नेचुरल है कि जो भाव है वो भाव तो आना ही है और उससे ऊपर ही जाना है। ओके सर, आप इस भाव बोले कि आज ऊपर ही जाएगा, लेकिन मेहता जी एक इंसिडेंट अगर आप देखिए 2011 में जैसा आप कह रहे थे कि $49 के ऊपर चांदी गई थी कॉमेक्स पर, आज भी वो भाव लोगों को नहीं दिखे हैं। इस यूफोरिया में इस तरह का भी डर रहता है कि लोग अगर इस भाव में फंस गए हैं फिर वो भाव दिखे ना, तो क्या इस तरह की सेंसिबल टारगेट्स देना, क्या ये सेंसिबल एक्सपर्ट का काम है, आपको लग रहा है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि 2011 एक यूफोरिया था क्योंकि कंप्लीटली स्पेक्युलेटिव बाइंग थी। आज जो स्थिति है वो स्पेक्युलेटिव स्थिति नहीं है। आज हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम जियोपॉलिटिकल टेंशन फेस कर रहे हैं, हम लगातार वॉर सिचुएशन देख रहे हैं, हम टैरिफ देख रहे हैं, हम सैंक्शन देख रहे हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति डी डॉलराइजेशन की वजह से जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, क्योंकि अमेरिका अचानक से किसी भी कंट्री का डॉलर अकाउंट बिल्कुल स्टॉप कर देता है, तो वो लोग सब अपने आप को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इवेंचुअली गोल्ड सिल्वर रेशियो मेंटेन होगा, तो इसकी वजह से चांदी का प्राइस बढ़ेगा। तो यूफोरिया 2011 में था, 2024 में ये कोई यूफोरिया नहीं है और आने वाले दिनों में ये सिचुएशन कंटिन्यू रहने ही वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रिक्स नेशन सब साथ में आकर अपनी अपनी करेंसी में एक दूसरे के साथ में ट्रेड करने का डिसीजन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डॉलर हिट होने वाला है और डॉलर का हिट होना तय है और इसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस भी बढ़ना तय है। तो मैं इसको यूफोरिया नहीं मानता, ये एक सोची साजी रणनीति ब्रिक्स नेशन की तरफ से हो रही है जो अमेरिका को हिट करेगी और उसे कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन होगा और उसकी करेंसी वीक होगी और सोने चांदी के प्राइसेस बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा था, ये सवाल, ताकि लोगों के मन में ये क्लियर हो जाए कि फंडामेंटल्स के आधार पे बाजार चलने वाली है। ये नहीं कि 2001 में आप फंस गए फिर 14 साल में आपको वो भाव ही नहीं दिख रहा है 13-14 साल में। अगर इस तरह के भाव आने वाले हैं, कई सारे ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनके टारगेट नहीं बताऊंगा, वो तो एक 2-2 महीने में वो टारगेट दे रहे हैं जो आप अगले साल दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको किस भाव पे एंट्री करना सबसे अच्छा होगा? अगर किसी को खरीदना है उस तरह के टारगेट के लिए, आपको लग रहा है कहां तक नीचे आ सकता है, वो क्या परफेक्ट भाव होगा सुरेंद्र जी? देखिए, मैं मानता हूं कि जो सोने और चांदी, फिलहाल हम चांदी की बात कर रहे हैं, कोई भी प्राइस में आप प्रीशियस मेटल में एंटर कीजिए, लेकिन एक साथ में आपका पूरा पैसा मत लगाइए। यदि आपको मान लीजिए साल का ₹1,00,000 1,20,000 इन्वेस्ट करना है, तो आप 10-10 हजार रुपया करके 12 महीने में इन्वेस्ट कीजिए। तो आप एक SIP सिस्टम बनाइए, SIP सिस्टम के जरिए निवेश करिए, आपको कहीं भी नुकसान नहीं होगा। आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे, लोगों ने बहुत चांदी बाई की है, 11,000, 36,000, 48,000। ऑफकोर्स जिन्होंने 73,000 में बाई की थी वो जरूर अटके थे, लेकिन जिनका, अगर आपका एक मॉडल SIP मॉडल है तो आप कहीं पर भी फंसने वाले नहीं हैं। और प्रीशियस मेटल को आप इन्वेस्टमेंट माने तो कृपया करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माने, इसमें शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न मिलता नहीं है। फॉर अ शॉर्ट टर्म इट इज कंसिडर्ड एज अ हेज अगेंस्ट दी अदर एसेट क्लास, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म्स इट गिव्स अ बहुत बेहतरीन रिजल्ट ये देते हैं, और जो हमने अभी देखा भी है। बिल्कुल। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप SIP के जरिए चांदी में निवेश कीजिए। बहुत सारे निवेश के तरीके हैं, उनमें से किसी को भी ऑप्ट कीजिए। आप राहुल जी, क्या लग रहा है आपको, क्या परफेक्ट भाव होगा आपको लग रहा है जहां पे एंट्री करना चाहिए, जहां पे रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा मिल सकता है? चांदी में अगर अपन लास्ट 3 दिन को देखने जाए तो चांदी ऊपर में 94,000 हुई, नीचे में 89,300 हुई, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी है। मगर आप अगर समझ लो SIP की तरीके से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट चालू करें तो ये अच्छी रणनीति होती है। और जब चांदी एक साथ में समझ लो नीचे आ जाती है या ज़्यादा बड़ा करेक्शन देता है, उस दिन आपका एलोकेशन बढ़ा दीजिए। तो एक स्ट्रैटेजी बना के अगर आप काम करेंगे
तो 100% पैसा बनेगा चांदी के अंदर। जैसे आप बोलो शेयर बाजार में अपन इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक स्ट्रैटेजी बना के करते हैं कि अपन धीरे धीरे पैसा डालते कोई भी शेयर में। उसी तरीके से चांदी को भी वैसे ही ट्रीट, एसेट क्लास को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। और जैसे अगर सिस्टमेटिक वे में अगर आप स्लोली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा नहीं टूटेगा, पैसा बनेगा लंबे टाइम में। ओके विजय जी, अगर आपको क्या लग रहा है, अगर आपको खरीदना हो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए, तो आप किस भाव पे लोगों को एडवाइस देंगे? एक ज्वेलर के तौर पे मत बताइएगा, एक्सपर्ट के तौर पे बताइए कौन सा भाव सही होगा। देखिए, चांदी का भाव जो 75 था वो अब 95 हो चुका है। इस बात को सबको मानना पड़ेगा। और हाँ, करेक्शन आए तो 88,000 का अगर भाव रहता है, 86 से 88,000 के बीच का, तो उसमें एक अच्छी बाइंग बनती है जिसके अंदर की चांदी को आप परचेस करके और एक एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट के हिसाब से या एज ए यूजफुल यूटिलिटी के हिसाब से भी अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये उसमें फिर भाव का जब बढ़त मिलेगी तो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न उसका मिलेगा, हर वाई मिलेगा। ओके, आप मेहता जी, अगर आपको खरीदना हो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए चांदी, तो किस भाव में खरीदेंगे? मैं तो हर भाव में खरीदूंगा। मैंने जैसे कहा, मैं SIP में बिलीव करता हूँ। मुझे तो 95,000 भी प्राइस सही लगता है। मुझे तो 1 लाख भी भाव सही लगने वाला है, क्योंकि मैं SIP के जरिए लगातार निवेश करूंगा। मैं प्रीशियस मेटल को एक इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, मैं इसको करेंसी मानता हूँ, और मुझे लगता है कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए SIP के जरिए निवेश करना चाहिए। और आप बहुत सारे मेथड हैं, ज्वेलरों के पास बहुत सारे मेथड हैं इन्वेस्टमेंट करने के। आपके पास सिल्वर ETF भी है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। सिल्वर के बार ले सकते हैं, बर्तन ले सकते हैं, सिल्वर के मूर्तियाँ खरीद सकते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी खरीद सकते हैं। ऐसे तमाम विकल्प हैं, तो आप वैसे खरीदिए और आपको इसमें फ़ायदा ही होने वाला है। ओके, तो आपने समझ लिया कि भाव आगे बढ़ने ही वाले हैं और ये जो चांदी की तेजी होगी गोल्ड से ज़्यादा होगी और आने वाले समय में 1.5-2 लाख तक के भी टारगेट अगले 2 साल में देखने को मिल सकते हैं, ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। लेकिन चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बात करेंगे, जैसा चांदी में इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस मेहता जी बता रहे थे, तो राहुल मेहता जी से भी जानेंगे कि फिजिकल में चांदी कैसे आप खरीद सकते हैं, क्या क्या उसके फायदे और नुकसान हैं। अगर सिल्वर ETF खरीदते हैं तो वो मेहता जी से समझेंगे कि क्या उसके फायदे नुकसान हो सकते हैं। जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा। मार्केट का उतार चढ़ाव आपको कर सकता है कंफ्यूज। मार्केट में आज नीचे के लेवल से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी आई। मैं अजय शर्मा आपको दूंगा सीधी और सटीक सलाह, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। इचिना स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। डॉक्टर, मुझे तो देखते ना गली के सारे टपोरी संस्कृत के श्लोक बोलने लगते हैं। फिर कैसे उस रैंडम कुरियर वाले को मैंने अपना OTP दे दिया। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। आजकल फेक डिलीवरी वाला आपसे OTP लेके आपके फोन को हैक कर सकता है। पहचान कौन, issued in public interest by Bank of Baroda. Kickstart your mornings with Nikunj Dalmia, India's most experienced market anchor. Banking space per se is in a sweet spot. And power up your portfolio with top trading ideas. It's been 1,000 points in just the 9 days. Baroda market's really stealing the show. We bring you money-making ideas from our seasoned market experts. Should remain to a range. Expecting a move towards 150 in the short term. They are actually going to make profit. The biggest voices from top honchos of India Inc. and global market gurus predict the trends which impact your investment decisions. Get exclusive stories which can move your stocks every day. Only on ET Now. Bending down to the ground to put on your shoes is kind of a pain. Until now. Introducing new Skechers Slip-ins. Hands-free technology for your footwear. Just step in and off you go. Putting your shoes on has never been easier. Plus, they're even machine washable. Go hands-free with your footwear with new Skechers Slip-ins. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप चांदी पर खास पेशकश देख रहे हैं, जहां पे हम बातचीत कर रहे हैं कि चांदी की जो अभी की जो तेजी है वो सिर्फ झांकी है, एक लंबी तेजी बाकी है। तो ब्रेक से पहले हमने भाव के ऊपर बातचीत की। अब आपको अगर चुनना
है, चांदी चुनना है, तो कहाँ कौन कौन से आपके पास विकल्प है इन्वेस्टमेंट के? आप चांदी के इन्वेस्टमेंट के विकल्प की बात कर रहे हैं तो सिल्वर ETF की बात कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह का फाइनेंशियलाइजेशन होना चाहिए था, चांदी का हो या गोल्ड ETF का हो, उस तरह का हो नहीं पा रहा है। आप उसका अगर AUM देखें, चाहे वो गोल्ड ETF का हो, सिल्वर ETF में तो खैर बहुत लंबा वक्त दिया नहीं अभी मार्केट में हमने, तो क्या लग रहा है क्यों लोगों तक उस तरह की जागरूकता नहीं है? आप इतने बड़े एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों तक इस तरह के प्रोडक्ट्स क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, हमें ये समझना होगा कि वर्ल्ड में सिल्वर का ETF करीबन 50-60 सालों से था। भारत में सिल्वर का ETF हमारे एफर्ट से 2021-22 में आया। तो इतना जल्दी ये प्रोडक्ट आम जनता तक नहीं पहुंचता है। लोग वेट करते हैं उसमें क्या रिटर्न मिलेंगे। गोल्ड ETF तो 15-16 साल हो गए। हाँ, गोल्ड ETF की बात अलग है। गोल्ड AUM भी अगर देखें तो 2% होगा। देखिए, थोड़ा सा भारत के अंदर लोगों को फिजिकल का पैशन है, तो ये जो आपको भाई मैंने पैसा दिया तो माल मेरे घर में आना चाहिए। किसी ETF में तो माल ETF कंपनी की तिजोरी में रहेगा, तो वो थोड़ा सा लोगों को कॉन्सेप्ट जमता नहीं है, और यही कारण है कि लोग ETF की तरफ इतने आकर्षित नहीं होते हैं। फायदे और नुकसान बता दीजिए सर, ताकि लोगों को समझ में आए कि सिल्वर ETF के फायदे क्या हैं। आप जब सिल्वर खरीदते हैं तो सिल्वर को या तो आप आपके घर में रखिए, वो आपके लिए एक इंश्योरेंस भी आपको उसका करवाना पड़ेगा, आपके लिए सिक्योरिटी रिस्क है, वो स्टोरेज स्पेस लेगा। लेकिन आप जब सिल्वर ETF खरीदते हैं तो वो तिजोरी में रहेगा ETF कंपनी की, तो आपको उसकी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है, वो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होती है, तो इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव थिंग। वो लोग उसमें फिर ट्रेड करते हैं और ट्रेड करके आपका पैसा बनता है। आप जब घर में फिजिकल सिल्वर लेके, मान लीजिए आपने सिल्वर बार रख लिए, तो आप उसका ट्रेड नहीं करेंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो वहाँ जो एक्सपर्ट ETF के फंड मैनेजर्स होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, वो उसमें ट्रेड करते हैं और आपका पैसा बनता है। तो इट ऑल डिपेंड्स, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, आप उसको पहनकर फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, आप घर में आपकी प्रेस्टीज रखना चाहते हैं, तो आप घर में फर्नीचर फिक्सचर भी सिल्वर की रखिए। आपको पहनकर घूमना है, लोगों को दिखाना है, तो आप ज्वेलरी खरीदिए। आपको लगता है कि मुझे घर के अंदर लोग आए तो अच्छी मूर्ति मुझे रखनी चाहिए, लोगों को घर में खाना खिलाना है तो बर्तन रखिए। तो ऐसे तमाम विकल्प होते हैं, आपको किस तरह का शो दिखाना है। सी, इवेंचुअली प्रीशियस मेटल इज अ ग्लैमर बिजनेस, इट्स अ शो बिजनेस। बिल्कुल। तो आपको वो शो दिखाना है या आपको उसको अलमारी में रखना है, तिजोरी में रखना है, तो ये आपको खुद को तय करना होगा। अगर आपको तिजोरी में रखना है तो खुद की तिजोरी में क्यों रखते हैं, ETF की तिजोरी में रखिए, वो उसका पैसा भी बना के देंगे। ओके, आपको रियल रिटर्न चाहिए, आपको फ्लॉन्ट करना है, या आप रैट रेस में शामिल होना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। राहुल जी, आप बताइए, फिजिकली में आपका कारोबार है इतना बड़ा, अगर किसी को चांदी खरीदनी है तो उनको क्या एडवाइस देंगे, किन किन प्योरिटी का ख्याल रखें? क्योंकि चांदी की हॉलमार्किंग उस तरह का अभी है नहीं नियम, हर जगह बड़े शहरों में छोड़ दे तो छोटे जगहों में तो उस तरह की हॉलमार्किंग होती भी नहीं है चांदी की। तो अगर कोई बर्तन खरीदे या कोई और प्रोडक्ट खरीदे और ज्वेलरी खरीदे तो क्या क्या प्योरिटी ध्यान रखना चाहिए चांदी में? चांदी के कभी भी बर्तन खरीदो तो चांदी में अलग अलग प्योरिटी की हॉलमार्किंग अवेलेबल है, जैसे 92.5 है, 99 के हॉलमार्क इजीली अवेलेबल है। तो आप जब कोई ज्वेलर्स के पास जाते हो तो उसको बोलो सामान खरीदो, मुझे हॉलमार्क करके दो। एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब आप चांदी का इन्वेस्टमेंट करते हो तो या तो अपने पास विकल्प होता है कि आप चांदी के बार लेके इन्वेस्ट कर लिया या फिर चांदी के बर्तन बना दिया। चांदी के बर्तन बनाने का एक एडवांटेज ये है कि आपका टेम्पटेशन नहीं होगा उसको बेचने का। नहीं तो जैसे ही चांदी का समझ लो 95 से 1 लाख रुपया हो गया, अगर आपके पास बार पड़ा होगा तो आपकी टेम्पटेशन होगी जाके बेच दो, पैसा खड़ा कर दो। बर्तन रहेंगे तो आप बर्तन को यूज़ करेंगे और वो उसका जो शेल्फ लाइफ या उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। काफ़ी पुराने घरों में हम देखते हैं कि चांदी के जो बर्तन लेते हैं 20 साल 25 साल तक वो बर्तन रखते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो बर्तन बना के रखिए, उसको हॉलमार्क करिए और उसको रखिए ताकि वो आपके पास लंबे समय तक रहेगी और आपको टेम्पटेशन नहीं होगा कि चांदी का भाव बढ़ गया और आप उसको बाहर को बेच दोगे। ओके सर, आपने ये तो बता दिया कि क्या खरीदना है आपको, कौन कौन से प्रोडक्ट है, प्योरिटी का भी आप लोग ख्याल रखते होंगे जब बड़े ज्वेलर है तो, लेकिन रीसेल वैल्यू को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। क्या रीसेल वैल्यू उसी भाव पे मिलते हैं जो लोग भाव देखते हैं एक्सचेंज पे? मान लीजिए वहाँ पे 2-3% डीलर के चार्जेस होते होंगे, उसके ऊपर मार्कअप में भी क्या, तो उनको क्या भाव मिलेगा रीसेल अगर करने हैं? आप चांदी कभी भी बर्तन लेते हो और अपने या फिर बाढ़ लेते हो, अगर आपके बर्तन हॉलमार्क है तो जो प्योरिटी का है वो प्योरिटी का आपको पैसा पूरा मिलता है। हो सकता है बाई और सेल में जो डिफरेंस रहता है रेट का, कभी वो 1% हो सकता है, कभी 1.5% हो सकता है। जो बाई और सेल का जो रेट का डिफरेंस है वो लगेगा, मगर आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मगर अगर आपने हॉलमार्क नहीं लिया है तो आपका चांसेस नुकसान होने के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका क्वालिटी का कोई एश्योरेंस नहीं है। कि जब बेचने जाओगे तब ज्वेलर पूछेगा आपका ये क्वालिटी कम है,
तो उसको कैसे आप जज करोगे? तो हमेशा हॉलमार्किंग वाला सामान लीजिए ताकि जब आप बेचने जाओ तो आपको उसका पूरा पैसा खड़ा हो जाए। ओके, आम लोगों को चांदी के भाव के बारे में पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, कहाँ से देख के आए वो आपके पास अगर आए बेचने के लिए या खरीदने के लिए, तो चांदी के किस भाव को देखे? सी अगर रिटेल सेक्टर में बुकने जाए तो इब्जा की जो चांदी की रेट स्पेंड करते हैं वो एक अच्छा एक क्या नेशनल रिटेल में भी वही लागू हुआ या उस पर 2-3% का? मैं रिटेल में बोला, रिटेल सेक्टर में अगर देखने जाए तो इब्जा की जो रेट डिस्क्लोज होती है वो रेट ऑलमोस्ट सभी जरूरत मानते हैं। मगर अगर आप समझ लो कि होलसेल में बात करें तो चांदी की प्राइस वॉलेटाइल होती है, तो एवरी मिनट प्राइस बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल मूवमेंट क्या हो रहा है, MB6 का मूवमेंट क्या हो रहा है, वो हिसाब से प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। तो दो चीज़ें, अगर रिटेल सेक्टर में जाते हो तो हर एक ज्वेलर्स के पास बोर्ड पे रेट लिखा होता है बाय और सेल का, तो वो देख के आप आपका डिसीजन ले सकते हो कब बेचना है कि लेना है। ओके मेहता जी, भाव के बारे में छोटा जवाब दीजिए, वक्त बहुत कम है। अग्रवाल साहब से भी सवाल लूंगा, आपसे 30 सेकंड में चाहूंगा कि भाव वो कहाँ देखे, किस भाव को वो माने कि ये बेंचमार्क है, रिटेल ट्रेडर के हिसाब से, रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से बता दीजिए चांदी में। आप इब्जा की वेबसाइट पे जाइए, आपको चांदी के भाव दिन में 2 बार वहां पर ज्वेलर तो बोलते कि नहीं हम तो उससे 2-3% ऊपर लेते हैं। वो नहीं तो देखिए, वो एक डीलर हम जो इब्जा का प्राइस होता है वो एक बेंचमार्क प्राइस होता है। उसके ऊपर यदि किसी ज्वेलर की कोई लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है, कोई उस डिलीवरी सेंटर से दूर रह रहा है तो उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट आएगी, तो उससे इंश्योरेंस कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ेगी, तो वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। मेहता जी कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी जब B2B में रहते हैं तो हर मिनट हम भाव के हिसाब से तय करते हैं, तो ये इसमें तो काफी दिक्कत होती होगी जो खरीदार होंगे। नहीं, वो B2B बिजनेस के लिए, एक आम ग्राहक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम ग्राहक के लिए इब्जा का जो प्राइस है वो बेंचमार्क प्राइस है, इब्जा के प्राइस से आप फॉलो करें, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। ओके, आप बताइए, आप अगर कोई जो ये चांदी की कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहा है तो उनके लिए क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि बहुत सारे दर्शक है जो कंफ्यूज रहते हैं क्या खरीदे, किस प्योरिटी को खरीदे, तो 5 ऐसे सिल्वर लाइनिंग्स बता दीजिए, ऐसे टिप्स बता दीजिए उनको। देखिए, चांदी के अंदर सबसे अच्छा तो सिल्वर बार है। बाद में अगर प्योरिटी क्या, उसकी प्योरिटी क्या होनी चाहिए? सिल्वर बार तो पूरे कंप्लीट 4999 पूरा बैंक कटिंग जो आती है वो आप लीजिए, पूरी तरह से बेस्ट है। फिर उसके बाद अगर आपको अगर घर के यूटिलिटी के सामान आप देख रहे हैं तो यूटिलिटी के सामान का आप 990 किया हुआ हॉलमार्क वाला बर्तन लीजिए, जो कि 100% आपका, जैसे एक तरह से समझिए चांदी की जो सिल्वर बार रखी हुई है वही आपका बर्तन बना हुआ है, जिसको आप यूज भी कर रहे हैं। और वो आपके जैसे ही थोड़ा सा भी भाव बढ़ेगा तो वो मजूरी आपकी जो भी आपने उसकी मेकिंग चार्जेस दी हुई हैं और जो भी आपने टैक्स भरा हुआ है उसका, वो सब आपका उसमें सब कवर हो जाएगा। तो ये सबसे एक बहुत ही मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। लेकिन आपको अनुभव होगा, आप इतने स्टोर्स चला रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन से प्रोडक्ट है जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे बेहतर है? अगर फिजिकल में कोई खरीदना है तो बाहर सबसे बेहतर है या कुछ और? इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर को क्या चाहिए। अगर वो कस्टमर को चाहिए कि हमको यूटिलिटी भी करनी है तो उसके लिए बर्तन सबसे अच्छा उसके लिए रहेगा, क्योंकि उसमें वो उसको यूज भी करेगा और भाव बढ़ेगा तो उसको मजा भी मिलेगा। और जब भी उसको चेंज करना है तो मान लो उसने अगर उसको बेचा तो जितनी प्योरिटी का माल का जैसे है उतना उसका पैसा मिलेगा, उतने का वो दूसरा सिल्वर का, उसी सिल्वर का वो दूसरा कोई आइटम बनवा लेगा। ओके राहुल जी, आखिरी सवाल अब आपसे होगा, कोई भी अगर जो भी आपके स्टोर पे जितने भी सामान है, क्या लग रहा है जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदना कोई अगर चाह रहा है तो कौन से प्रोडक्ट सबसे बेहतर होंगे जहां पे सबसे कम मेकिंग चार्ज हो और वो उसे स्टोर भी करके रख सके? इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहे तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है चांदी के बार्स ले लो। मगर चांदी के बार्स आप लेते हो तो आपको टेम्पटेशन होगा कि अगर चांदी 10% बढ़ गई तो आप जाके ज्वेलर को बेच के पैसा खड़ा कर दोगे। मगर आप बर्तन ले लो, 99 हॉलमार्किंग वाले बर्तन ले लो, 925 हॉलमार्क वाले बर्तन ले लो, तो आपको वो टेम्पटेशन नहीं आएगी, क्योंकि आप वो यूज़ कर रहे हो। और जब घर पे बर्तन रोज चांदी के यूज़ करना चालू करते हो तो एक आदत लग जाती है, तो वो आप बेचने नहीं जाओगे। तो कभी भी बर्तन लीजिए ताकि वो आपके पास लंबे समय तक रहेगी। ओके, तो अलग अलग विकल्प है, आपको चुनना है कि आपका नजरिया कैसा है, किस तरह से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्लॉन्ट के लिए करना चाहते हैं, दिखावे के लिए करना चाह रहे हैं, या प्योरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिल्वर ETF के लिए जा सकते हैं। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, विजय जी, सुरेंद्र जी और साथ ही राहुल जी, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए और सिल्वर शो में आने के लिए और हमें बताने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का डिमांड सिनेरियो है और भाव आगे किस तरह के चांदी के रह सकते हैं। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।